हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू माय क्लास। सो माई सेल्फ दामिनी वर्मा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, हमने जितना भी अभी तक सेल के बारे में पढ़ा है, सेल क्या था? जब हम सेल पढ़ेंगे, मेन डिफरेंस ही सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दो तरह के सेल होते हैं। जो टाइप्स हैं सेल की वो दो तरह की होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और बाकी यहीं पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहीं इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, इसी के पास राइबोसोम्स होते हैं, लाइजो गोल्जी बॉडीज होती हैं। ये सब सेल के अंदर होता है। आज हमने पढ़ना है इस स्ट्रक्चर के बारे में। इस स्ट्रक्चर के बारे में आज हमने अच्छे से पढ़ना है कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को जो है कैरियन भी कहते हैं, कैरियोटिक सेल भी कहते हैं, बिकॉज जो कैरियन वर्ड है वो डिराइव है न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस को कैरियन भी बोलते हैं, ठीक है, कैरियन। अब न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। अब न्यूक्लियस देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये देख लीजिए आपके सामने, ये एक मेम्ब्रेन और इसी के ऊपर ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और यहाँ पे ये कंट्रोल, जो इसका बहुत बेसिक फंक्शन है, ये कंट्रोल क्या करता है? इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। जो बहुत बेसिक फंक्शन है, ये कंट्रोलर है, ये डायरेक्टर है सेल का। जो ये सेल है, ये सेल के अंदर का पार्ट है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है। ये पूरा व्हाइट बोर्ड, लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है। अब इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर यहाँ सेल यहाँ ड्रॉ किया, यही इसी के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसी के साथ गोल्जी बॉडी आएगा, इसी के साथ लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड जितनी भी हमने ऑर्गेनेल्स अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये क्या करता है? जितना भी सेलुलर एक्टिविटी है, जो सेल के अंदर उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एक तो उसको कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्ट करता है, ब्रेन ऑफ द सेल तभी इसको कहा जाता है। और तो और ये अपने अंदर कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या कैरी करता है अपने अंदर? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? वी ऑल नो अबाउट हेरिडिटरी एंड कैरेक्टर्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। अगर हमें डीएनए के बारे में तो हमें पता है, होता क्या है, हम एक कैरेक्टर को है जो पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि आपके सामने अगर मैं हूँ, देखिए, तो मुझे जो कैरेक्टर मिले, मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले हैं। वहीं आप अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप भी ऑर्गेनिज्म में आते हो, तो आपको भी कैरेक्टर जो मिले हुए हैं आपके पेरेंट्स से मिले हुए। तो आपके पेरेंट्स ने क्या किया हुआ? अपने कैरेक्टर पास किए हैं अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वहीं आप नेक्स्ट जनरेशन में करोगे और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को पास करेगी। ये जनरेशन का जो ट्रांसफर है, जो कैरेक्टर का ट्रांसफर है, इस जो जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए जो है अपने अंदर कंट्रोल रखता है, प्रेजेंट रखता है अपने में जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हमने डीएनए के बारे में तो बहुत अलग लेक्चर पढ़ना है, लेकिन न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस अपने अंदर कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। डीएनए, आरएनए, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो इनसाइड द अपनी जितनी भी सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो अपने इस यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटेन करता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, आपके सामने अभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, तो मैंने आपको अभी बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को जो ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसकी दूसरी मेम्ब्रेन है। जो इसकी दूसरी ये मेम्ब्रेन जो है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सॉरी, मैंने यहाँ तो लिखा हुआ था, ओके, ये लिखा हुआ है मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक पार्ट आपको और एक इनसर्कल दिख रहा होगा, छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस को लिटिल
न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियस को लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या क्या कहते हैं, इसके अनदर वर्ड्स, इसको कैरियोथिका बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, कैरियोथिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस को ही साइट ऑफ लाइक, यहाँ पे हमने जो ऑर्गेनेली पढ़ी थी राइबोसोम, ठीक है, यहाँ पे साइट ऑफ राइबोसोम में कह सकते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो यहाँ से बनते हैं, यहीं पे प्रिपेयर होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो इसी के पास प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस को एक आप साइट ऑफ राइबोसोम फैक्ट्री या साइट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हो। राइबोसोम्स आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे आपको मिलेंगे, न्यूक्लियोलस के पास। साइट आप बोल सकते हो राइबोसोम्स की, साइट क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये तो अब हम डीएनए आरएनए के साथ ही इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस लिटिल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, इसको लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये जो आपके धागे की तरह आपको नजर आ रहा है, जो ये धागे की तरह आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अब ये धागा क्या है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है, ये भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। क्रोमैटिन जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको बता सकती हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको करते हैं डीएनए में क्लियर, क्योंकि अभी मैं आपको न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, उसी के बाद हम इसके अंदर क्रोमैटिन और डीएनए में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये आपको जो मैट्रिक्स नजर आ रहा है, जो आपको ये बीच में जो खाली जो मैट्रिक्स नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपको यहाँ पे दो मेम्ब्रेन तो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिवाइडेड है दो में, इनर एंड आउटर में। किस में है, इनर एंड आउटर में। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। अब इनके बीच में आपको गैप नजर आ रहा है, इनके बीच में आपको ये जगह स्पेस नजर आ रही है, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मैं आपको यहां पे लिख देती हूं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। पहली बात, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, उसको कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है। ये इनक्लोज करता है अपने अंदर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक एजेंट की तरह काम करता है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ये कैरी करके रखता है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ये कैरी करके रखता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर इन्होंने रख ली। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो इसका है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये भी इसकी जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे नजर आएगा ये दो तरह के, इनर एंड आउटर, ठीक है। और इनके बीच में जो स्पेस है इसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको पोर्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे ये है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। जो आपको ये पोर्स नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर लैमिना है, न्यूक्लियर पोर्स हैं जो थोड़ा थोड़ा जो अंदर, अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है यहाँ पे, तो इनको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो बाहर भी तो जानी है ना, इन्फॉर्मेशन कैरी, वो इन पोर्स के हेल्प से बाहर आती है, सेल में आती है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आती है, सेल में क्या काम करती है वो हम डीएनए आरएनए में ही पढ़ लेंगे। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप है, इसका मेन फंक्शन क्या है न्यूक्लियर एनवेलप का, पहली बात तो एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है। दूसरा, ये जो मूवमेंट हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स जो हैं, एक तो तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को अंदर रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, ठीक है। ये इस तरह से ही नहीं है कि एकदम से बाहर आके सेल में घूमने लगे जेनेटिक मटेरियल, नहीं, ये जेनेटिक मटेरियल को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट रखता है, बाहर के इन्वायरमेंट से और अंदर के इन्वायरमेंट से उनमें कोई ताल्लुक नहीं रखने देता है। सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है और रिस्ट्रिक्शन लगाता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि बाहर के कुछ प्रोटीन जो बाहर भी हैं सेल में और जो अंदर भी हैं, इनमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें
आना जाना इनके बीच में क्या होता है, ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाता है, ये इतना जल्दी क्या है किसी को अंदर आने जाने नहीं देता, ये रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। और जो ये चैनल्स हैं, जो ये पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर, जो लैमिना यहाँ पे, यहाँ से मूवमेंट होती है कुछ पार्टिकल्स की, कुछ मूवमेंट जो होती है जैसे प्रोटीन्स की हो गई, लार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर खत्म किया है, इसका हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। अब हम इनके जो न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या काम है, क्रोमेटिन का क्या काम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है, अब हम थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम इसके फंक्शन, और इसी के साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डीएनए एंड आरएनए उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स रीड, अभी हम पढ़ते हैं इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं कैरियोथिका, न्यूक्लियर एनवेलप, और यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इनर है, आउटर है, और इस इनर और आउटर के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और इसमें आपको बेसिक क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये बैरियर है टू प्रोटेक्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, मतलब ये एंट्री नहीं होने देता बड़ी जल्दी, यहाँ पे बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है कि बड़े बड़े जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है जो साइटोप्लाज्म में है वो अंदर ना जा सके। ये सेपरेट करता है सेल जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में कांटेक्ट में ना आए, इस तरह से उनको ये प्रोटेक्शन देता है। और ही साथ में न्यूक्लियर लैमिना, इसी को जो बाहर ये लैमिना तरह कवर होता है, एक स्पोर्ट होती है जिसको मैकेनिकल सपोर्ट ये देता है। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको मिलेंगे पिंपल्स, जो मैंने आपको समझाए थे क्या होते हैं पिंपल्स तरह के, वो जो आपको मिलेंगे यहाँ पे इस तरह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से आपको ये मिलेगा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। और इसी की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आगे रीजनरेट करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आगे रीजनरेट करती है, और इस तरह से एक नई ऑर्गेनेली का रूप आता है जो आपको पता होगा कौन सी है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और दैट्स वाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जब यहाँ से रीजनरेट करती है तो यही चीज़ जो यहाँ पे ये ऑर्गेनेली है इसके ऊपर जिस तरह से होती है, यही इसके साथ भी आती है, इसके साथ भी इस तरह से आती है। और दैट्स वाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो में डिफाइन हो जाते हैं, RER और SER, जिनके ऊपर ये आते हैं इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और ये किसकी वजह से आते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज राइबोसोम्स, दिस इज राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स वो आपको यहाँ मिलेंगे। इसी तरह ये से ये क्या होता है, न्यू एक इनलार्जमेंट होती है इसकी मेम्ब्रेन की जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसी से निकलता है, इसी की वॉल रीजनरेट करती है, न्यूक्लियस की वॉल ही रीजनरेट करती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, देखो न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन मैं आपको यही बता दूंगी। न्यूक्लियोप्लाज्म अपने अंदर क्या कैरी करके रखा है, देखो आपको ये अपने अंदर एंजाइम्स कैरी करके रखता है, पहली बात एंजाइम्स कैरी करके रखता है, और यहाँ पे ये अपने में कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, आपको दिख रहा होगा ये जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे ये एंजाइम्स कैरी करता है न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, जो हम डीएनए पे पढ़ेंगे, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन करना है, सब कुछ यहाँ पे जो है ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करके रखता है, ठीक है। अब इस जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में अपने कंटेन किया है, अब हम पढ़ेंगे ये क्रोमेटिन, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ धागे लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को जेनेटिक मटेरियल, यही जेनेटिक मटेरियल हमें दिख रहा है, लेकिन अभी ये धागे की तरह पड़ा हुआ, जैसे कभी आप जो धागे होते हैं जब आप कभी उसको आप नलकी से निकालोगे या जो आप उसको एकदम जमीन में जब फेंकोगे तो वो बिल्कुल इसी तरह से आपको पड़ा हुआ नजर आता है, तभी उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्रोमेटिन, वो एक क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन क्या है और न्यूक्लियोलस क्या है, इसको एक एक इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर हम सीधे डायरेक्ट जाएंगे डीएनए और आरएनए में, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेटिन, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने में कंटेन कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को, किसको कंटेन करता है, अपने में जेनेटिक मटेरियल को। तो क्रोमेटिन सबसे पहले जो जिसने देखा था, क्रोमेटिन को डिस्कवर किसने किया था, क्रोमेटिन को जो सबसे पहले देखा था वो देखा था किसने, फ्लेमिंग ने,
फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमैटिन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। देन व्हाट इज क्रोमोसोम्स? पहली बात, क्रोमोसोम्स को किसने देखा था? क्रोमोसोम्स को देखा था नगेली नाम के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने प्लांट सेल के अंदर देखा था। उन्होंने किस में देखा था? प्लांट सेल में देखा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स को किसने देखा था, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था नगेली ने प्लांट सेल में, और क्रोमैटिन के बारे में बताया था फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? देखो, अगर हम देखेंगे इसको, न्यूक्लियस को जब हम कभी माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर देखेंगे तो हमें वो जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर हम उसको देखें एक एस फेज में, आपको ग्रोथ फेज वगैरह ये सब मैं डीएनए में ही अभी बताऊंगी, इसके आगे आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तो अगर हम उसको देखेंगे तो वो हमें यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा, थ्रेड लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर में दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रॉपरली देखना है डीएनए को, अच्छे से जीन्स जो हमने देखने हैं, डीएनए जो हमें दिखेंगे कि कहाँ पे है, तो वो क्रोमैटिन ही आगे जाके क्या हो जाता है, इस तरह से क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है। जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से इनके अंदर ही क्रोमैटिन जो होता है आ जाता है। लेकिन अब आता कैसे है, क्या करके आता है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम पढ़ेंगे डीएनए में ही। मैं बार बार कह रही हूँ डीएनए में ही, डीएनए में, क्योंकि ये है ही जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो उसी में सारे हम कन्फ्यूजन बेसिक सारे क्लियर उसी में कर देंगे। तो अभी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रोमैटिन अपने में कंटेन करता है डीएनए और हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। एंड डीएनए और हिस्टोन, अब ये क्या है, तो एज यूजुअल डीएनए में ही कंप्लीट करेंगे। आपको नेक्स्ट लेक्चर जो डीएनए का आना है, ये सारी कंफ्यूजन उसमें आपकी चुटकी से दूर हो जाएगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। देन न्यूक्लियोलस, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या, डीएनए की अगर मैं लिखूं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये दोनों साथ में क्यों है और क्यों क्रोमैटिन दोनों इकट्ठे बोला जाता है, ये मिस्ट्री डीएनए में ही खुल जाएगी, तो आपको मैं डीएनए में पढ़ा दूंगी बहुत जल्दी, ठीक है। देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस होता है मैन्युफैक्चरर एंड असेंबलियर ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, और साइट ऑफ आरआरएनए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस ही है जहाँ पे क्या होता है, हमें आरआरएनए मिलता है, आरएनए मिलता है, मतलब हमें राइबोसोम्स मिलेंगे, आरएनए भी छोड़ो, हमें राइबोसोम्स वहाँ पे काम करते हैं जो हमें देते हैं आरआरएनए। अब ये चीज़ें क्या हैं, इसको मैं आपको यहाँ थोड़ा यहाँ क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखो, जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है ना, जो ये आरएनए डीएनए जो होता है, अगर आपको बेसिक चीज़ पता हो डीएनए से ही आरएनए बनता है, उससे प्रोटीन्स बनते हैं, खैर अगर नहीं भी पता है तो मैंने आपको ये चीज़ बतानी है, और मैं आपको ये बिल्कुल लेंथी लेक्चर में लेके जाऊँगी, पर बेसिक जरूर क्लियर करके जाऊँगी, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक क्लास हो, वहाँ पर भी ये क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये 3 फॉर्म में आते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स के आगे 3 फॉर्म्स में आते हैं। जैसे राइबोसोम्स होते हैं 2 तरह के, 70S 80S राइबोसोम्स। आगे राइबोसोम्स की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, जनरल कॉम्पिटिटिव साइंस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये 11th-12th की क्लास के लिए हो सकता है, बट हाँ जनरल साइंस में कॉम्पिटिटिव इससे आगे नहीं पूछा। हाँ, इनके फंक्शन जरूर पूछे जा सकते हैं। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। बस आपको ये नाम याद रखने हैं। होता क्या है, जब यहाँ डीएनए से आरएनए बनता है, जब यहाँ डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से अगर कंसेप्ट आप याद रखो, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से आगे बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी डीएनए जब हम पढ़ेंगे ना, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरआरएनए क्यों बोल रही हूँ, साइट ऑफ आरआरएनए क्यों कहा गया न्यूक्लियोलस को, क्योंकि यहाँ पे जब डीएनए से आरएनए जो बनेगा, जो आरआरएनए होगा ना, यहाँ से प्रोटीन्स जिन्होंने बनना है, आरआरएनए, राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, तो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, उस प्रोटीन को बनाने में हेल्प
डीएनए से जो आरएनए और आरएनए से जो प्रोटीन्स बनेंगे उसमें ये आरआरएनए हेल्प करेगा। और मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, यहाँ पे कोडिंग करने में हेल्प करता है। मैसेंजर आरएनए हम पढ़ेंगे जब, यहाँ पे इसको लेगा और ट्रांसफर आरएनए इसको ट्रांसफर कर देगा जहाँ इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इतना लंबे प्रोसेस में तो हमने जाना नहीं है क्योंकि ये 11th-12th की क्लास का चैप्टर हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं कम्पिटिटिव के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि आपको ना कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे शॉर्ट, जैसे आज तक हम पढ़ते हैं कम्पिटिटिव में, किसने डिस्कवर किया, नाम क्या, टू दी पॉइंट हमने पढ़ना होता है, ठीक है। टू दी पॉइंट में हमें क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते, जो सीधी सी बात है। सच बात यही है कि हमें क्या होता है, हम टू दी पॉइंट पढ़ लेते हैं, हम रट्टा भी मार लेंगे, हम इसके इस नाम को ये कहते हैं, इसके फंक्शन ये होते हैं, पढ़ लेंगे। वहां पे क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल बेसिक लेवल का, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया होता है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा होता और हमें लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा, बहुत अंदर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछे होते हैं जो हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। हमने वही बुक्स में से 1 नोट पढ़ लिया होता है, 1.2 टू दी पॉइंट हमने पढ़ लिया होता है, इस डेफिनेशन का नाम ये है, इसको ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये है, ये बस। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ, ऐसा नहीं करो, क्योंकि डीएनए आरएनए ऐसी टॉपिक्स हैं जो अगर आपको कम्पिटिटिव में ज़्यादा से भी अच्छे से पढ़ा लो तो अभी लाइफ लॉन्ग आपको क्या एक नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे आपकी बॉडी में डीएनए आरएनए कैसे वर्क करता है। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इंसान को ये समझने की कि हाउ हमारी बॉडी में कैसे सेल्स, क्या न्यूक्लियस और मतलब डीएनए आरएनए की कैसे बन रही हैं। तो मैं आपको कम्पिटिटिव के हिसाब से तो पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको इससे एक बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाना चाहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैंने आपको बीच की बेसिक बातें छोड़ दी हैं और टू द पॉइंट में सीधे सीधे कम्पिटिटिव लेवल का आपको पढ़ा दिया है, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी कन्फ्यूजन दिमाग में रहती हैं। क्या है ये सेंट्रल डोगमा, क्या है आरएनए, प्रोटीन कैसे बन रहे हैं। क्वेश्चन वहाँ बहुत इजी ट्रिक से पूछी होंगे, जिसने रट्टा यहाँ समझा होगा तो वो कर लेगा, लेकिन जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो उसको खुद से समझ के भी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो ठीक है, आज हमने जो इतना पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, इसके फंक्शंस क्या हैं। अब मैं खुद आपको पूछूं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसके फंक्शंस क्या हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके फंक्शंस, जेनेटिक मटेरियल अपने में ये कैरी करता है, एक फंक्शन ये प्रोटेक्ट करके रखता है इन्वायरमेंट में, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के इन्वायरमेंट को में आपस में प्रोटेक्शन रखता है ये। और क्या है, ये अपने में हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बैरियर बन के काम करता है। न्यूक्लियोलस जो है इसके पास साइट ऑफ जो है वो राइबोसोम्स है, क्योंकि आरएनए यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे मिलेंगे हमें। उसके बाद क्रोमैटिन जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने में कैरी करता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए हैं क्रोमैटिन। और ये जो डीएनए है जो एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में कैसे जाता है, ये क्रोमैटिन कैसे क्रोमोसोम की फॉर्म में जाता है और उसके अंदर हमें हमारा डीएनए मिलेगा, हमारा जीन मिलेगा, वो जो है वो प्रोसेस पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे डीएनए में, ठीक है। तो आज मैंने आपको न्यूक्लियस, बेसिक न्यूक्लियस बताया। सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर लैमिना होता है, उसके बीच के स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और जो कैरी करेगा हमारा जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है हमारा, डीएनए, आरएनए, यही सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है वो खुद एक छोटा लिटिल न्यूक्लियस जिसको कहते हैं और वो एक साइट है, मैन्युफैक्चर है राइबोसोम्स का, ठीक है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और कैरियन जो वर्ड है ये न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, ये डायरेक्टर है, कंट्रोलर है, ये ब्रेन ऑफ द सेल है। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। क्रोमैटिन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर फ्लेमिंग ने किया था, क्रोमोसोम्स को प्लांट सेल में देखा था नगेली ने, ठीक है। ये सब जितना भी था ये न्यूक्लियस के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के साथ इसी के कंटिन्यू में चलेंगे डीएनए एंड आरएनए के बारे में, ठीक है। तो डीएनए आरएनए क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं और ये मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से कहते हैं, जिसको 9th क्लास के हिसाब से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, हर बच्चे का क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हों। और मुझे पता है लेक्चर्स थोड़े लेट आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, कोविड इश्यूज भी चल रहे हैं, तो आपको जल्दी टाइम पे अब जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे लेक्चर्स भी। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग अस। हैव अ नाइस डे।